सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है स्वागत है। हम चोल वंश के बारे में आपको बता रहे थे कि चोल वंश का विस्तार और उसका उद्भव कैसे हुआ है ना, उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, ठीक है, और कौन से राजा ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया और गंगे कौंड की उपाधि किसने धारण की, ये भी आपको जो है मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में बता दिया। आज हम बात करते हैं चोल प्रशासन का, मतलब चोल वंश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार था। तो कहने का मतलब चोल प्रशासन में जो शासन सत्ता की जो प्रणाली थी, पहली चीज तो वो कि ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। कौन सी प्रणाली पर? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चोल जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटे हुए थे। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। 6 प्रांतों में बटे हुए थे, ठीक है। और जिनको मंडलम कहा जाता था, उनको इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। याद रखिएगा सबसे पहली चीज ये है कि चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। और सुविधा की दृष्टि से चोल प्रशासन चोल राज्यों को, जो प्रशासन की इकाइयां थी वो राज्य थे, और उन राज्यों को 6 भागों में बांटा गया था और इन राज्यों को मंडलम की संज्ञा दी गई। तो आप याद रखिएगा एक राज्य को क्या कहा गया? मंडलम, ठीक है। आगे देखो, मंडलम के उपविभाग कोट्टम थे। मंडलम के जो उपविभाग थे वो क्या थे? कोट्टम। आप याद रखिएगा 6 प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक राज्य को जो है मंडल कहा जाता था और सभी राज्यों को मंडलम कहा जाता था। और मंडलम की जो छोटी इकाई था, मतलब कहने का मतलब सब डिवीजन की हम बात करते हैं, उपविभाग, ठीक है। मंडलम के उपविभाग थे कोट्टम, और कोट्टम का जो है कोट्टम के उपविभाग नाडु थे। इसके भी सब डिवीजन क्या थे? नाडु। याद रखिएगा पहली चीज, 6 प्रांतों को मंडलम कहा गया, मंडलम के उपविभाग कोट्टम कहलाए और कोट्टम के जो उपविभाग थे वो नाडु कहलाए। याद रखिएगा चोल प्रशासन के अंदर, ठीक है। नाडु, कुर्रम। नाडु को हम उसके समय कुर्रम भी कहते थे, है ना। और कहने का मतलब सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, ठीक है। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर कहते थे। अभिलेख के साक्ष्यों में नाडु की सभा को क्या कहते थे? नाटर। क्या कहते थे? अभिलेख के साक्ष्यों में नाटू के अंदर जो सभा होती थी उस सभा को जो है नाटर कहते थे, ठीक है। और नगर की श्रेणियों को नगरता। ये ग्राम की श्रेणियों की बात कर रहे थे नाटू में हम, ठीक है। नाडु की सभा को नाटर कहते थे। और नगर में जो कस्बा होता है उसकी जो सभा थी वो क्या कहलाती थी? नगरतार कहलाती थी, ठीक है। आगे देखो, गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। जनता के द्वारा क्या होते थे? पहले मैंने आपको बता दिया है कि चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था और प्रतिवर्ष जो प्रतिनिधि थे वो निर्वाचित होकर सभा में जाते थे, ठीक है। आगे देखो, प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम की क्या थी? स्वायत्तता थी। प्रत्येक मंडलम की मतलब प्रत्येक राज्य की क्या थी? स्वायत्तता थी। मतलब अपने आप की एक क्या थी? अपने आप की शासन प्रणाली की एक इच्छित सरकार थी। किसी का बाह्य दबाव नहीं होता था। मतलब स्वायत्तता का मतलब होता है वो स्वयं पूर्ण रूपेण अपने आप पे डिपेंड होना, क्या कहलाता है? स्वायत्तता कहलाती। तो मैंने आपको बता दिया कि चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी, 6 प्रांतों में बटा हुआ था। उन प्रांतों को मंडलम कहा गया। मंडलम के जो सब डिवीजन मतलब उपविभाग कोट्टम कहलाए। कोट्टम के जो उपविभाग जो है क्या कहलाए? नाडु या कुर्रम अर्थात ग्राम, ठीक है। अब नाडु की सभा थी उसको नाटर कहा जाता था, जबकि नगर की जो स्वायत्त संस्था थी या हम सभा कह सकते हैं उसको नगरतार कहा जाता था, ठीक है। देखो आप, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। सबसे बड़ी बात,
जो राजा था प्रत्येक राज्य का, उसको नियंत्रण करने की कोई सभा नहीं थी। आगे देखो, भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। भूमि की उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में किसको मिलता था? सरकार को, ठीक है, अर्थात राजा को। आगे देखो, लगान अनाज में, लगान राजस्व किस प्रकार वसूलते थे राजा? अनाज में या स्वर्ण मुद्रा के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। चोल राज्य में राजस्व प्राप्ति के दो माध्यम थे, एक तो अनाज, एक तो था अनाज और दूसरा क्या था? स्वर्ण, मतलब सोना। पहला अनाज के रूप में, दूसरा जो है राजस्व प्राप्ति का माध्यम था स्वर्ण, था सोना। अब स्वर्ण का जो है सिक्का था उस समय चोल प्रशासन में, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। स्वर्ण का जो सिक्का था, स्वर्ण का सिक्का वो कहलाता था आपका कासू। आपसे पूछा जा सकता है कि कासू से क्या अभिप्राय है, या चोल प्रशासन के समय जिस सिक्के का मतलब प्रचलन किया गया राजा के माध्यम से, उस समय स्वर्ण सिक्का का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, उस समय स्वर्ण सिक्का का नाम था कासू, ठीक है। आगे देखो, और कासू का जो वजन था वो 16 औंस के बराबर था। किसके बराबर था? 16 औंस के बराबर, ठीक है। चोल प्रशासन के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। मतलब कहने का मतलब, चोल प्रशासन के पास विशाल मतलब सेना होने के बावजूद भी नौसेना अर्थात जहाजी बेड़ा उनके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं संपन्न की, ठीक है। तो देखिए, हम अब पहले हमने जो है आपको चोल प्रशासन के बारे में इंगित कराया, मतलब बताया किस प्रकार उनके विभाग थे, ठीक है। कासू से तात्पर्य क्या है वह चीज मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर रहे हैं चोल कला की, मतलब चोल वंश के समय भारत के संदर्भ में उनकी कला का किस प्रकार विस्तार हुआ। तो आप देखिए, चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। पहली चीज जो पल्लव वंश की स्थापत्य कला थी उसको क्या किया? आगे बढ़ाया, प्रोवाइड किया। चोलों के द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। उनकी मंदिर बनाने की शैली थी वो कैसी थी? द्रविड़ मंदिर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं किसके समय? चोलों के समय, याद रखिएगा। और द्रविड़ शैली की क्या क्या उपयोगिताएं या महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूं। वर्गाकार, मतलब मंदिर किस प्रकार के बने हुए थे? वर्गाकार। तो मंदिर जो थे द्रविड़ शैली में थे, और द्रविड़ शैली में जो है मंदिर किस प्रकार के बने हुए थे? वर्गाकार, विमान, ठीक है, विमान के रूप में मंडप, ठीक है, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त, वृहद सजावट के लिए पारंपरिक सिंह मतलब चाली, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, मैंने आपको जब चोल राजवंश पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राज प्रथम के द्वारा राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर, जो तंजौर इनकी राजधानी थी, तो तंजौर के अंदर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है भारतीय संस्कृति में। तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम के द्वारा जो इनकी राजधानी थी तंजौर में भगवान शिव को समर्पित, ठीक है, शिव को समर्पित कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। कौन सी शैली का? द्रविड़ शैली का। आगे देखिए आप,
शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। याद रखिएगा, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि स्थल सेना के साथ साथ उनके पास एक अनूठा क्या था, जहाजिक बेड़ा भी था। तो जहाजिक बेड़े से तात्पर्य नौसेना, पूर्ण रूप से सुसज्जित आयुधों से संपन्न नौसेना भी चोलों के पास थी। ठीक है, चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। एक तो चिदम्बरम के और तंजौर के। तंजौर का मैंने उदाहरण बता ही दिया, राजराजेश्वर या बृहदीश्वर का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ कला का अनुपम उदाहरण है। चोल युग की नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों में गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। कौन सी शैली का? गोपुरम शैली का विकास। तो याद रखिएगा, गोपुरम शैली, एक तो द्रविड़ शैली जिसको गोपुरम शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्रविड़ शैली का नमूना मैंने आपको बता दिया और गोपुरम शैली का विकास भी चोलों की ही देन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि पहले चोल वंश के बारे में बात की, फिर चोल कला के बारे में बात की कि उनका आर्किटेक्चर किस प्रकार का था। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो है चोल वंश के समय भारतीय समाज किस प्रकार का था। मतलब उस समय ही चोल वंश के समय भारतीय समाज किस प्रकार का था। तो इसमें आप देखिए, चोल राजा शिव धर्मानुयायी थे। मतलब भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानने वाले थे। चोल वंश के राजा किसके उपासक थे? शिव। ठीक है, शिव धर्मानुयायी थे, मतलब शिव धर्म को मानने वाले थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजाधिराज के अभिलेखों में किसका मिलता है? अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। कहने का मतलब आप देखिए, हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी संपत्ति थी परिवार में, उसकी स्वामिनी किसको माना जाता था? स्त्रियों को। चोल वंश की महत्ता है ये, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण में। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। मतलब राजाओं के पास दास भी थे और देवदासियां भी उनके पास थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वंश की, उसका नाम है पल्लव वंश। तो आप देखिए, इस वंश के शासक अकाट, मद्रास, ठीक है, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। ठीक है, कहाँ यहाँ राज्य करते थे? अकाट के अंदर, मद्रास के अंदर, त्रिचनापल्ली के अंदर तथा तंजौर के आधुनिक, ठीक है, जिलों में राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांची के पहला साक्ष्य किसका मिलता है? कांची के विष्णुगोप। याद रखिएगा, अभिलेख के साक्ष्यों में पहला राजा जो पल्लव वंश का निर्धारित किया गया या माना गया, उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, आगे देखो, पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। पल्लव वंश में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, 6ठी शताब्दी की 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन बेटा? गद्दी पर सिंह विष्णु। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब 6ठी जो शताब्दी है, ठीक है, उसके 50वें वर्ष के बाद वाला जो उत्तरार्ध है, ठीक है ना, उसमें कौन सिंहासन पर बैठा? सिंह विष्णु। और कांची के विष्णुगुप्त का प्रथम अभिलेख के साक्ष्यों में पहले राजा का नाम मिलता है विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे देखो, पल्लव में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तरार्ध पर सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। कितनी शताब्दियों तक राज्य किया? 2 शताब्दियों तक। ठीक है, आगे देखो, प्रमुख पल्लव राजाओं में क्या क्या नाम थे? महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय और परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ठीक है, महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। महेंद्र वर्मा क्या था? महान वास्तु निर्माता। तो याद रखिएगा, पल्लव वंश का कौन सा शासक था जो महान वास्तु निर्माता था? वो था महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा क्या था? वास्तु निर्माता था। आगे देखो, उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए।
उसने पत्थरों को तराश कर मतलब कटाई करके क्या बनाए, ठीक है, उत्कीर्ण करके क्या बनाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रश्न नामक नाटक लिखा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। महेंद्र वर्मा प्रथम ने क्या बनाया, मत विलास प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मत विलास प्रश्न नामक नाटक का रचयिता कौन है, महेंद्र वर्मा प्रथम। याद रखिएगा आपके बोर्ड के लिए। उसने महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रश्न नामक नाटक भी लिखा। मतलब मत विलास प्रश्न नामक नाटक के रचयिता कौन है, महेंद्र वर्मा प्रथम और पल्लवों के राजा है, ठीक है। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। याद रखिएगा महेंद्र वर्मा, तो हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रश्न नामक नाटक लिखा और महेंद्र नाम का एक तालाब भी खुदवाया, ठीक है। उसने लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, उसको पराजित किया। महेंद्र वर्मा को जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेंद्र वर्मा प्रथम को 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, महेंद्र वर्मा प्रथम को जो है पराजित किया, ठीक है। किसने किया, इसने किया। आगे देखो, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा का तात्पर्य है महामल, ठीक है। महामल ने 642 ईस्वी में उसको क्या किया, पराजित किया। किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। अब बात करते हैं महेंद्र वर्मा प्रथम को तो हराया किसने, 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। और 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया महेंद्र वर्मा प्रथम का पुत्र महामल अर्थात नरसिंह वर्मा के द्वारा। आगे देखो, और उसकी राजधानी बातामी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों ने 655 ईस्वी में हिसार का बदला लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को क्या किया, पराजित किया और उसकी राजधानी कांची पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं में महामल्लपुरम या महाबलिपुरम की नगर की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाबलिपुरम के जो है या महामल्लपुरम की नगर की स्थापना किसने की, तो महामल्लपुरम या महाबलिपुरम के नगरों की स्थापना की किसने की, पल्लव वंश के राजाओं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाबलिपुरम या महामल्लपुरम के 5 रथ के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया, तो आप याद रखिएगा पल्लव वंश। तो किसकी स्थापना की, नगरों की स्थापना करके 5 रथ मंदिरों की, 5 रथ मंदिरों की स्थापना की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। हर वंश का कौन सा मंदिर है आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड के द्वारा, ठीक है। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई, ठीक है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने क्या बनवाए, मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। मतलब कुछ अर्थात हम यूं कह सकते हैं, कुछ तो विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के उपासक थे। अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं।